Hello my dear students, welcome to Adhyatman Edutech YouTube channel. I am Naveen Jain, your mathematics faculty. जैसा कि आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए अध्यात्मन एडुटेक आपके लिए लेके आया है वन शॉट वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आप एक ही वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। तो शुरुआत करते हैं रियल नंबर से, और रियल नंबर के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या नंबर्स क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या आपके क्लासिफिकेशन होते हैं नंबर्स के, पहला टॉपिक आपका यह है, और इस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेनली अभी हम फर्स्ट टॉपिक में जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि है नंबर्स। तो देखो नंबर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट किया था काउंटिंग ऑफ नंबर्स से। काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 आता है, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर्स चलते जाते हैं। तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को कहा जाता है क्या, नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इस नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दें, अगर मैं इस नंबर्स में 1 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर्स थे उनको 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट कर दिया जाए तो 0 से जो स्टार्ट होने वाले नंबर हैं वो कहलाते हैं आपके क्या, होल नंबर। तो फर्स्ट हो गया नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, सेकंड हो गया होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अगर हम इनमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड कर दें तो ऐसे नंबर जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, मतलब 1 2 3 4 5, 0 भी है। ध्यान रखें 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और साथ साथ नेगेटिव नंबर्स अगर हम -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अगर नंबर्स इंक्लूड कर दें तो ये जो सारा कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर है ये कहलाता है आपका क्या, इंटीजर। तो फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशन हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसके बाद मेन क्लासिफिकेशन जो आपके क्लास 10th के अंदर है वो है आपका क्या, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अगर मैं दो इंटीजर्स का रेशो की फॉर्म में लिखूं, अगर हम दो इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में लिखें जैसे 5/9 -3/1, तो ये रेशो ऑफ इंटीजर्स, ये रेशो ऑफ इंटीजर्स जो है ये क्या कहलाता है, ये रेशो ऑफ इंटीजर कहलाता है आपका रैशनल नंबर। यहां पर ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर भी आपका एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी क्या है, आपका एक इंटीजर है। सो रेशो ऑफ न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स जिसमें डिनोमिनेटर में आपका जो इंटीजर है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो रेशो ऑफ 2 इंटीजर इज व्हाट, इज रैशनल नंबर। या अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन दी जाए, if p is any integer and q is any non-zero integer then ratio of p upon q is what, is a rational number। तो यहां पर 9/4 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद या तो ये डेसिमल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शंस में जब आप इसको लिखोगे, डेसिमल नंबर में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जब आप इसको लिखोगे तो या तो ये कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और या फिर ये जो पॉइंट का डिजिट है उसके बाद डिजिट टर्मिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपका डिवाइड होता जाएगा, तो ऐसे नंबर कहलाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बेसिकली 2 टाइप हो गए, पहला हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। 3.666 बार, 666 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.6 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 6 डिजिट है ये बार बार जो हो रही है ये रिपीट होती जा रही है, यानी कि ये जो 6 है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स 6 डिजिट रिपीट हो रही है। 914 के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स 914 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है या री अकर हो रहा है। तो यहां पर ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद
सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसमें कौन सा तो रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल है तो उसमें यह भी कह सकता है कि कौन सा आपको टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, यह भी आपको बताना पड़ सकता है। तो देखो सबसे पहला नंबर जो है वो है 0.048 के ऊपर बार। 8 के ऊपर बार का मतलब ये हो गया कि 8 जो है वो बार बार आपका रिपीट होता जा रहा है, यानी कि 8 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आता जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। सेकंड है 4.914 पे बार। यहां पर 914 के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मींस अगेन ये भी किस तरीके का नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप का नंबर हुआ। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के नंबर कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। सो दिस नंबर इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। आफ्टर दैट 2.066, यहां पर देखो ना तो बार लगा हुआ है ना ही 3 डॉट्स लगे हुए हैं। 3 डॉट्स का मतलब है कि वो जो नंबर है वो रेगुलरली चलता जा रहा है, वो डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर आपके 3 डॉट्स नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये जो नंबर है ये होगा आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, या इसको कहा जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दैट इज TR number, terminating rational. I'll use TR for terminating rational and TR for non-terminating rational, non-terminating and recurring rational. ठीक है, उसके बाद में 0.0122547825 डॉट। यहां पर देखो ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब आप डिजिट्स को देखोगे ध्यान से तो देखो यहां 1 आया, 2 आया, अगेन 2 आ गया, लेकिन 2 के बाद अब क्या आया, 5 आया है। 5 के बाद में यहां पर देखो 2 और 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन इनके पहले और बाद वाले नंबर सेम नहीं है। तो ये जो नंबर है, इस तरीके के जो नंबर है ये कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नंबर जो है वो रिकर नहीं हो रहा है, रीअकर नहीं हो रहा है, दैट मींस यहां पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, रीअकर भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 3.1415926538 एंड सो ऑन। अगेन यहां पर भी नंबर्स जो है वो कहीं पर भी आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, कोई रिपीटेशन का कोई पैटर्न नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो कहलाएंगे ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर कहलाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 2.6135302986 अगेन दिस इज non-terminating and non-recurring number. So this is also not a rational number. And second last is 1.903574155569. ये भी सेम आपका non-terminating non-recurring टाइप का नंबर है. So it is also not a rational number. And last one is 270.253 के ऊपर बार लगा होने का मतलब यह है कि 253 आपका बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। सो लास्ट वाला नंबर आपका रैशनल नंबर है। अब हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं थे। दीज फोर्स आर नॉट द रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको इररैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इररैशनल नंबर्स। तो पहली डेफिनेशन इररैशनल नंबर्स की ये हो गई कि ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है। सिंपल डेफिनेशन, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इररैशनल नंबर्स है। पर यहां ध्यान रखना ऐसे रियल नंबर, आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर में आपके पास केवल 2 चॉइस है, या तो नंबर रैशनल होगा या फिर नंबर इररैशनल होगा। अगर रैशनल है तो इररैशनल नहीं हो सकता है, अगर इररैशनल है तो फिर रैशनल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं एक नंबर एट अ टाइम रैशनल भी है, एट अ टाइम इररैशनल भी है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक नंबर एक बार में या तो रैशनल होगा या फिर इररैशनल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, एक नहीं होगा।
तो यहां से ये सारे नंबर्स जो आपके रैशनल नहीं थे, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं. सो नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन या डेसिमल फॉर्म जिनका है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहे, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स कहते हैं. अब अगर हम रैशनल स्क्वायर रूट निकालें कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 2 है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर ना हो वो कहलाता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जांपल 2 रूट 3, अगर रूट 4 करोगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है, इसलिए रूट 4 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो जिनका स्क्वायर मतलब जैसे रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया, ये सारे आपके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इनके अलावा तो जो किसी न किसी इंटीजर का स्क्वायर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, जो जिनका मतलब हम रूट निकाल सकते हैं, जिनका रूट निकाला जा सके, इंटीजर रूट आ रहा हो, तो वो कहलाते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और यहां पर ये जो लिखे हुए हैं ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अगर आप इनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट निकालोगे, जो कि क्लास 8th में आपने किया था स्क्वायर रूट निकालना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो अगर आप निकालोगे तो ये कुछ इस तरीके के नंबर्स आएंगे. जैसे रूट 2 आया 1.414213562373 एंड सो ऑन. तो यहां पर भी आपका डिजिट्स का कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है. सेम रूट 3 में भी आपका डिजिट्स जो है वो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ साथ में नॉन रिकरिंग भी है. तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर आल्सो इरैशनल नंबर. ये इरैशनल नंबर की क्या हो गई? सेकंड डेफिनेशन हो गई. क्या? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरैशनल नंबर. ठीक है. अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, उसके बाद होल नंबर पढ़ा, देन इंटीजर पढ़ा. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस 0 तीनों आएगा. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया? ये तीनों का कॉम्बिनेशन प्लस इनका डेसिमल एक्सपांशन, ये भी सब किस कैटेगरी में चला जाएगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा. तो रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स जिसमें डिनोमिनेटर में नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चल जाएगा. तो रेशियो ऑफ 2 इंटीजर ये कहलाएगा आपका क्या? रैशनल नंबर. इसमें दो तरीके के नंबर्स होंगे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग. उसके अलावा दूसरा टाइप जो है वो है इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर्स में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो भी आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं. और रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन आएगा, रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन आएगा वही आपका चैप्टर का नेम है, दैट इज रियल नंबर. तो रियल नंबर की दो कैटेगरी, या तो नंबर रैशनल होगा या नंबर इरैशनल होगा. रैशनल नंबर के अंदर या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा अगर डेसिमल है तो. अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल नहीं है तो फिर आपके पास 3 केसेस हैं, आइदर द नंबर इज इंटीजर, आइदर द नंबर इज होल नंबर और इट मे बी अ नेचुरल नंबर. तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए कि कोई सा नंबर आपका रैशनल है या नहीं है, ये आपको बताना होगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्या? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक. तो सबसे पहले थ्योरम को डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने वाला है. तो पहली चीज, अगर कोई एक कॉम्पोजिट नंबर है. अब देखो, पहली चीज तो आपको यह है कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंस पता होना चाहिए. प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो. द नंबर्स विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली. पहला फैक्टर जो होगा उसका वो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा. अगर एक नंबर ऐसा है जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, मतलब वो 2 ही वैल्यूज से डिवाइड हो सकता है, या तो वो खुद से डिवाइड हो रहा हो या वो 1 से डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है. नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के अलावा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर. और इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना, 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन जब घुमा के पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कॉम्पोजिट. तो लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है और 2 एक इकलौता प्राइम नंबर भी है.
2 is the only prime number, only even prime number, and 2 is the least prime number. लीस्ट ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 है, और आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। 3 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, यहां तक की टेबल प्लस ये सारे नंबर्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक का क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है आपको एलसीएम और एचसीएफ। तो उसमें मेन जो आपके कैलकुलेशन में नंबर इन्वॉल्व रहेंगे वो आपके 11, 13, 17, 19 और 23 यहां तक जा सकता है अगर आपका मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है। तो हम कुछ इस तरीके से ही आपको वीडियो में दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाने वाला है। तो पहला टॉपिक हो गया, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका सेकंड टॉपिक, वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक का दूसरा नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो, इसका दूसरा नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या कह रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हमें इसका यूटिलाइजेशन कहां होता है? इसका यूटिलाइजेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। हालांकि आप 6th क्लास से एलसीएम और एचसीएफ निकालते आ रहे हो, लेकिन 10th क्लास में पहला टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 180 और 54 का। तो देखो 180 को आप कैसे लिख सकते हो? 180 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहां से 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2। जो जितनी बार आ रहा है वो उसकी पावर में चला जाएगा। जैसे 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2। इसके बाद 3 जो है वो भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 54। 54 में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 सो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1, या 1 पावर का कोई मतलब नहीं है, 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 लिखो या 2 की पावर 1 लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। और 3 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो भी इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, जो भी कॉमन नंबर है उनकी लीस्ट पावर, ये कहलाएगा आपका क्या? HCF। तो लीस्ट पावर, देखो यहां पर पहला नंबर यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो दोनों में कॉमन जो मल्टीपल है वो आपका 2 है। तो HCF में आ जाएगा 2, और 2 की पावर लगेगी, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, लीस्ट पावर जो है वो 1 पावर है, इसलिए यहां आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर के साइड नेक्स्ट कॉमन नंबर जो है वो 3 है, जो ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है। 3 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो यहां से 3 की पावर 2 आपके HCF में आ जाएगा। और 5 ऊपर प्रेजेंट है लेकिन नीचे एब्सेंट है, नीचे नहीं है, दैट मीन्स 5 आपके HCF में नहीं आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 9, तो HCF आ जाएगा आपका कितना? 18। ये हो गया आपके पास में HCF। उसके बाद निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है, उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपको एलसीएम में लेनी है। लेट्स से आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो यहां से देखो पहला प्राइम नंबर यहां पर 2 है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इधर की साइड 2 है और इधर की साइड 1 ही है, हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद 3 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इसलिए 3 की पावर 3 आएगा, और 5 है यहां पर, इसलिए 5 भी आपका साथ में मल्टीप्लाई होगा। चाहे वो नीचे वाले नंबर में नहीं प्रेजेंट है तब भी उसको आपको एलसीएम में लेना है, एचसीएफ में नहीं लेना है, एलसीएम में लेना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा 27, इंटू हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 540। तो आंसर आपका एलसीएम का आएगा कितना? 540। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करो
तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 540 यानी कि ये आ जाएगा 9720। और अगर आप नंबर्स का प्रोडक्ट भी करो तो वो आ जाएगा 54 इंटू 180, ये भी आएगा आपका 9720। तो एक थ्योरम आपको ये याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी नंबर्स दिए हुए थे उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, is equal to the product of LCM and HCF, that is what is the theorem is। तो इस थ्योरम पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करके नोट कर लेना कि HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो यहां से HCF ऑफ A, B मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके ये आ सकता है कि आपको नंबर्स को, कुछ नंबर्स दिए हुए जाएंगे तो उनको आपको प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने की। लेट्स से फर्स्ट नंबर है आपका 140, तो इसको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये किया हुआ टास्क है आपका, आपने किया हुआ है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो यहां से 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 70, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 35। अब 35 में 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। तो देखो सीक्वेंस भी याद कर लो आप प्राइम नंबर की, 2 देन 3 देन 5 7 11 13 17 19, यहां तक आपके है, यहां तक तो आएगा ही आएगा। हो सकता है आगे का कोई प्राइम नंबर भी आ जाए, लेकिन अगर आप बेसिक्स से बिलोंग कर रहे हो, मैथमेटिक्स बेसिक है अगर आपके पास, तो कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा। अगर स्टैंडर्ड है तो आगे के प्राइम नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे 41 43 47 53, ये सारे प्राइम नंबर्स भी आपके आ सकते हैं। 3 से ये 35 डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट डिवाइड होगा 5 से। 5 की टेबल में आता है ये 7 टाइम्स, तो 5 7 से 35 हो जाता है। 7 से आप डिवाइड करोगे तो अगेन आ जाएगा 1, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 156 के। तो 156 को आप नोट डाउन कर लेंगे और इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 7 14 प्लस 1 बचेगा, 1 6 में जाएगा 8 टाइम्स, तो 78 टाइम्स आपका 156 में डिवाइड हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 39, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13, और 13 के टेबल में 13 जो है वो 1 टाइम्स आता है, तो ये आपका आ जाएगा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to the power 2, 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट नंबर है आपका 3825, तो 3825 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। उसके बाद 3 से चेक करोगे तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 8 2 5, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड जब आप करोगे तो 1 2 7 5। जब आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 प्लस 3 18 हो जाएगा टोटल मिला के। तो 18 में 3 का डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है 3 का तो आपको हेल्प मिल जाएगी, अगर याद नहीं है तो फिर टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो थोड़ा सा आप 2 3 5 का तो आपको वैसे भी याद है, लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। तो यहां से उसके बाद अगेन ये वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 425 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर 4 + 2 6, 6 + 5 11 हो गया, तो 11 में 3 का डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से नहीं डिवाइड हो गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से आपने डिवाइड किया तो ये आया 85, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 17 टाइम्स, और 17 से ये लास्ट में डिवाइड होगा तो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स। इसीलिए 3825 के जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 into 17। इस तरीके से आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही, 5005।
5005 में 3 का डिवाइड नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 5 का डिवाइड होगा। तो सबसे पहला डिवीजन हम करेंगे 5 से डिवाइड होगा 1001 टाइम्स। अब देखो 1001 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा 143 टाइम्स। अब जब आप इसको 7 से करोगे तो ये अगेन 7 से नहीं होगा, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, तो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा ये 13 टाइम्स, 13 से 13 जो है वो 13 की टेबल में ही आता है, तो 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, यानी कि 5005 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए किसके, 5005 के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहला जो नंबर जो जिससे ये डिवाइड होता है वो होगा 17। देखो 2 से तो हो नहीं रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 5 से ये होगा नहीं, 3 से चेक करोगे तो देखो 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 हो जाएगा 22, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर उसके बाद आपको 7 से 11 से 13 से इनसे भी चेक करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली चेक करने के लिए टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये जो मैं बोल रहा हूं आपको बार बार 2 3 5 7 11 13 17 19 ये नंबर्स ऐसे हैं जिनकी टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी एक क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले ही देखते ही 2 3 और 5 से तो क्लिक कर जाएगा, लेकिन 7 11 13 17 इनसे आपको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा कि किससे ये डिवाइड होगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना पड़ेगा कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, 13 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका डिफाइंड है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उन दोनों को माइनस कर दो, मतलब इवन नंबर्स इवन प्लेस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनका एडिशन कर लो और ऑड प्लेस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उनका एडिशन करके माइनस कर दो आपस में, तो 0 या 11 या 22 इस तरीके से आना चाहिए, तो वो आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होंगे तो आप कुछ नंबर्स का तो डायरेक्टली अप्लाई करके डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हो बिना डिवाइड किए कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब ये 17 से डिवाइड हो रहा है 437 टाइम्स, उसके बाद ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा ये 23 टाइम्स और 23 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। तो ये नंबर्स के प्राइम फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 17 19 और 23। तो 17 19 और 23 ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए ये नंबर्स की टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाओगे। अगर डिवाइड कर पाए तभी आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है 1000। जब भी देखो, अब मैं आपको यहां पर 1000 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हो। तो 2 को जब आप 1000 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 500 आएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 250, फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 125, फिर 5 से होगा तो ये 25 टाइम्स, फिर अगेन 5 से होगा 5 टाइम्स और लास्ट में आ जाएगा 5 से ये 1 टाइम्स। अब यहां से अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो तो 1000 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आ गए 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 5⁻3। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो शॉर्ट में करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके पास 0 लिख रहा है पीछे 0, अगर 0 है तो 0 का मतलब हो जाता है 2 × 5। देखो 0 का मतलब होता है 10, 0 का मतलब क्या हो गया, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 10 × 10। 0 का मतलब ये होता है कि नंबर जो है वो एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स 2 × 5 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, तो 2 × 5 आप एक बार लिख दो। लेट्स से आपको जैसे 42500 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों जीरोस का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, यहां पर एक बार 2 × 5 इस जीरो के लिए और एक बार 2 × 5 इस वाले जीरो के लिए आप रख लो, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किसके करो, केवल 425 के। उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है उसमें ये वैल्यूज और आप मल्टीप्लाई कर दो साथ के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो जीरोस का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको उसको पूरा नहीं करना है, केवल आप क्या करो, जीरो की जगह पर लिख दो 2 × 5।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। ये एक इजी नंबर है, 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और लास्ट में 3 से अगेन डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 3, दैट मींस 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of the numbers। तो ये जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये भी आपको अब क्या करना है, वेरीफाई करना है और साथ ही साथ LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तो कई बच्चों को LCM जो है वो एक साथ वाले तरीके से लेना आता है, आप दोनों नंबर लिख लेते हो फिर दोनों को डिवाइड करते जाते हो। रादर देन डूइंग दैट वो तब कीजिए जब आपको केवल LCM निकालना है। अगर आपको LCM और HCF दोनों निकालना है तो आप क्या करो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो दोनों नंबर का, और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका LCM भी निकल जाएगा और साथ के साथ ही HCF भी निकल जाएगा। तो अलग अलग टास्क आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, जो कि हो गया 2 से डिवाइड किया 255 टाइम्स, 3 से किया 85 टाइम्स, 5 से किया 17 टाइम्स, 17 से किया 1 टाइम्स। तो 510 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये आपके प्राइम 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब उसके बाद 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन और कर लेते हैं। 12 एक इजी नंबर है, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 6, अगेन 2 से डिवाइड किया आएगा 3 और 3 से डिवाइड किया आया 1। तो यहां से 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए वो आ गए आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद में अब जब आपको HCF निकालना है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में देखा कि HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो आ रहा है आपका 2 और दूसरा आ रहा है आपका कॉमन प्राइम फैक्टर 3। तो इनकी जो लीस्ट पावर है वो आपको लिखनी है। तो 2 की पावर यहां पर 1 है और यहां पर 2 की पावर 2 है, इसलिए 2 की पावर 1 ये आपके HCF में आएगा और 3 की दोनों जगह पावर ही 1 है इसलिए 1 आ जाएगी, दैट मीन्स यहां से 6 आ जाएगा। ये आपका HCF हो जाएगा, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स रेज टू द लीस्ट पावर। जो सबसे कम पावर है उतना आपने पावर लगाया है जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है। और LCM में क्या आएगा, जो जो प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है उनकी मैक्सिमम पावर आपको लगानी है। तो 2 की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम 2 अवेलेबल है नीचे वाले नंबर में। 3 एक ही बार आएगा, दोनों जगह एक एक बार है इसलिए एक ही बार आएगा। और 5 और 17 एक ही जगह प्रेजेंट है ऊपर वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 5 और 17 भी आपके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1020, जो कि हो जाएगा आपका LCM। अब हमें वेरीफाई करना है किसका, LCM इंटू HCF जो है वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है हमें चेक करना है, चीजों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चेक करने के लिए आप LCM और HCF जो भी आया है उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। LCM आया हमारे पास 6 और LCM आया 1020 और HCF आया 6। LCM की वैल्यू 1020 है, HCF की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6120 यानी कि 6120। उसके बाद जो नंबर्स दिए हुए थे उनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स है हमारे 510 और 12, इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6120। तो देखो जब हमने LCM HCF को मल्टीप्लाई किया तब भी हमें वही वैल्यू मिली जो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके निकाल ली। तो जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है इसका मतलब आपका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। अब यहां पर एक और चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो वेरिफिकेशन है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये आपका केवल और केवल दो ही नंबर्स के लिए अलाउड है। दो ही नंबर्स के लिए मतलब ट्रू है, अलाउड नहीं, तो दो ही नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो दो नंबर्स के लिए ही ये आप इसको ट्रू बोलोगे। इससे ज्यादा नंबर्स के लिए, 3 के लिए ये चीज ट्रू नहीं होती है कि LCM और HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के इक्वल आ जाए। जैसे आप बोलोगे भाई प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर करे तो LCM HCF के इक्वल आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही होती है, आगे के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट है आपका नंबर 336 एंड 54। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से डिवाइड किया 168 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 84 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 42 टाइम्स, 2 से किया अगेन 21 टाइम्स, फिर 3 से किया 7 टाइम्स और 7 से किया 1 टाइम्स। तो 336 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए वो आ गए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है क्या 54। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 27, यहाँ पर आ गया 27। उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे आएगा 9, अगेन 3 से डिवाइड किया आएगा अगेन 3, 3 से डिवाइड किया अगेन आया 1। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 ये आपके 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, दैट इज 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। अब यहां से जब आप HCF निकालोगे तो लीस्ट पावर जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, जैसे यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, दोनों जगह प्रेजेंट है, और लीस्ट पावर 2 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 दोनों जगह प्रेजेंट है, तो 3 की पावर 1 आपका प्राइम फैक्टर में आ जाएगा, सॉरी HCF में आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो HCF आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। LCM में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 की पावर 4 है हाईएस्ट, तो 2 की पावर 4 आ गया, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 की पावर 3 आ गया, और लास्ट 7 जो है वो अगर प्रेजेंट है तो आपको 7 लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से ये आ जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3024। और अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले LCM इंटू HCF निकाल लेते हैं, यानी कि 3024 इंटू 6 निकाल लेते हैं। तो 3024 इंटू 6 करोगे तो आएगा 18,144, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकाल लेते हैं जो कि आएगा 336 इंटू 54, ये भी सेम आएगा 18,154, यानी कि जो आपका LCM इंटू HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल हो गया, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। इस तरीके से आपको पूरा पार्ट करके आना है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अगेन अब देखो, अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, इसलिए उसने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि आप इसका वेरिफिकेशन करो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो LCM इंटू HCF है ये केवल 2 ही नंबर्स के लिए ट्रू है, 3 नंबर्स के लिए नहीं है। 12 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया 6 टाइम्स, अगेन 2 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया आया 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। उसके बाद 15 के कर लेते हैं। 15 के सिंपल है, 3 इंटू 5 करोगे तो आपको पास क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, तो 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। उसके बाद लास्ट है 21, ये भी सिंपल है, ये आ जाएगा 3 इंटू 7, तो यहाँ से 21 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 21 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 7। अब जब हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है तीनों नंबर्स का, तो तीनों जगह जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर आपका 3 है, इसलिए HCF जो है वो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 इज द HCF ऑफ ऑल द नंबर्स। और ध्यान रहे, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर HCF आपका 1 होगा, और ऐसे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनका HCF जो है वो 1 होता है वो कहलाते हैं आपके क्या को प्राइम नंबर। तो HCF आ गया आपके पास 3। LCM निकालते टाइम आपको क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर लगानी है। 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 तो आएगा ही सही, तीनों जगह एक एक बार है तो 3 तो आएगा ही सही, उसके साथ साथ में 5 और 7 भी आएगा, क्योंकि 5 और 7 दोनों एक एक जगह प्रेजेंट है। उसके बाद में इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 422। तो जो आप मेथड अप्लाई करते थे सारे नंबर्स लिख के, जैसे 12, 15, 21 इस तरीके से लिखा, और फिर उसके बाद इस तरीके से 2 से जब आप डिवाइड करते हो तो 2 6 12 आ गया, 15 आ गया, 21 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3, 15, 21। तो ये आपको करने की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करो और यहीं से आपका HCF भी निकल जाएगा, LCM भी निकल जाएगा। उसके बाद में 3 से आएगा 1, 5, 7 और लास्ट में आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, 1, 7 और लास्ट में आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 1, 1 और 1। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तभी करना है जब आपसे केवल और केवल LCM पूछा जाए। तो कई लोगों की ये प्रैक्टिस है, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो इस तरीके से ना करके हमें LCM और HCF इस तरीके से निकालने में आसानी रहेगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा। लेकिन आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से करके सही आंसर जरूर निकाल लेना। एक तो पता चले हम इस तरीके के चक्कर में पड़ गए और आंसर गलत आ रहे हैं, आंसर गलत आ रहे हैं तो आपने जो सीखा हुआ है बचपन से वही करो, आंसर सही आना चाहिए। मेन टास्क आपका है आंसर
आंसर सही होना। जब जब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो क्योंकि आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें आंसर आपका क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगेन 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 को 17 इंटू 1 लिखेंगे। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को 23 इंटू 1 लिखेंगे। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1 लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर आपका अलग नंबर नहीं आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, ये तीनों ही अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एचसीएफ जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। एलसीएम में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 17 और 23 और 29 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11,339। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका 8, 9 और 25। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2⁻³ इंटू 1। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3⁻² इंटू 1, और 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5⁻² इंटू 1। यहाँ पर भी आपका कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा 8, 9 और 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आ जाएगा आपके पास में, इसमें कॉमन फैक्टर्स जो है आ रहा है वो 1 आ रहा है, सो एचसीएफ आ जाएगा आपके पास में 1, और एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 1800। तो यहाँ से आपके पास आंसर हो गया 1800। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन दैट, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, क्वेश्चन ये उसी टॉपिक से रिलेटेड चल रहा है, लेकिन अब आपको 2 नंबर्स भी दिए हुए हैं और एलसीएम आपसे पूछा है, एचसीएफ नहीं पूछा है। एचसीएफ तो गिवन है, नंबर्स दोनों गिवन है, दैट इज 306 और 657। यहां पर जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये दोनों क्या हैं, ये नंबर्स हैं। एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो एचसीएफ ऑफ 306, 657, इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, एलसीएम, और एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं निकालोगे, अब आप थ्योरम से निकालोगे, जो थ्योरम आपने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। यहां पर नंबर्स आपके पास में क्या है, नंबर्स आपके पास में 306 और 657 है, और एचसीएफ आपको गिवन है 9। एलसीएम को आप चाहे तो x अज्यूम कर लो, तो यहां से ये आ जाएगा, यहां पर आ गया आपके पास में 9। 306 और 657 में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 9 का, ये 9 यहां से नीचे की साइड चला जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लो। और ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन कभी भी पहले मत किया करो, पहले कट किया करो। तो पहले यहां से आपने 6 इसको 9 को 3 से कट किया 3 टाइम्स, और इसको 3 से कट किया 102 टाइम्स, फिर अगेन 3 से कट किया ये 34 टाइम्स। अब 657 और 34 को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आंसर आएगा 22,338, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इन दोनों नंबर्स का, किसका, 306 और 657 का। तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करके ये थ्योरम अप्लाई करके करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद आती है आपके क्या, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके आएंगी, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। कुछ बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये कंफ्यूजन रहता है कि एलसीएम कब निकाले और एचसीएफ कब निकाले। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम परेशानी ना आए। जैसे कि पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपका सर्कुलर ट्रैक का कोई क्वेश्चन है, सर्कुलर ट्रैक पर कुछ लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो कितने टाइम इंटरवल के बाद वापस मिलेंगे, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। या 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो ब्लिंक कर रही है, जरूरी नहीं है वो ट्रैफिक लाइट्स ही हो, कुछ और लाइट्स भी हो सकती है जो ब्लिंक कर रही है। या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें बेल जो है वो रेगुलर इंटरवल पर रिंग कर रही है। कुछ बेल्स हैं जो रेगुलर इंटरवल पर 1 मिनट में एक बेल जो है वो 1 मिनट में रिंग कर रही है, दूसरी बेल जो है वो 2 मिनट में रिंग कर रही है, तीसरी बेल जो है 4 मिनट्स में रिंग कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना होता है। सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन, लाइट ब्लिंकिंग का क्वेश्चन, या बेल का रेगुलर इंटरवल में रिंग करने का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना होता है। और
जब आपको चीजों को अरेंज करना हो, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं उनको कुछ बसेस में आपको अरेंज करना है, या कुछ क्लासेस में आपको अरेंज करना है, या आपके पास हिंदी की कुछ बुक्स हैं, इंग्लिश की कुछ बुक्स हैं, साइंस की कुछ बुक्स हैं, उनको रो और कॉलम्स में अरेंज करना है, कुछ रो बनानी है, कुछ कॉलम्स बनाने हैं, या आपको कुछ मिठाई या लड्डू है उनको किसी किसी बॉक्स में रखना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपका क्या निकलता है, HCF निकलता है। ये आपको पहला तो टाइप याद करना पड़ेगा कि किस टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन निकलता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा कि LCM निकालो या HCF निकालो, तो ये कुछ टाइप के, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जिनमें जैसे सर्कुलर ट्रैक, लाइट ब्लिंकिंग और रिंग वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना है, उसमें आपको LCM निकालना है। और जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं उनको बास्केट्स में अरेंज करना है, अरेंज करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको HCF निकालना है। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर्स भी, वो वैल्यू कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बसेस, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस निकालनी है। तो यहाँ पर आपको जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको देखो, अब वैसे मिनिमम का मतलब क्या होता है, LCM होता है, मिनिमम। लीस्ट का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर LCM नहीं निकालना है, एक्चुअल में आपको क्या है, यहाँ पर पहले हर एक बसेस में कितने कितने मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं, तो मैक्सिमम चीज निकालनी कि हर एक बस में कितने मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं वो निकालना है। तो HCF निकाल के फिर जब आपको मिनिमम वर्ड, तो मिनिमम वर्ड कभी कभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहां पर निकालने मिनिमम नंबर ऑफ बसेस है, तो पहले तो आपको यह पता लगाना है कि हर एक बस में कितने मैक्सिमम बच्चे आ सकते हैं, फिर जो टोटल बच्चे हैं उनको आप नंबर ऑफ बसेस से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बसेस आपके, जितने बच्चे आपके एक बस में बैठे हैं उससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बसेस आएंगी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप A, B एंड C। तीन ग्रुप हैं आपके पास, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो ग्रुप A में आपके पास 156 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप B में 208 हैं और ग्रुप C में आपके पास 260 स्टूडेंट्स हैं। बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर अ फील्ड ट्रिप, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ बसेस। तो देखो नंबर ऑफ बसेस जब मिनिमम होंगी, देखो मैं जो बोल रहा था आपको कि नंबर ऑफ बसेस जो मिनिमम कब होंगी, जब आप एक बस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर सको, अकोमोडेट कर सको। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने का मतलब ये हो गया कि आपको क्या निकालना है, यहां से मैक्सिमम का मतलब होता है HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स H इज फॉर maximum is for HCF, that means we need to find out the HCF of 156, 208 and 260। तो हम इन तीनों का HCF निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 156 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो हम साइड में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड किया 78 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 39 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 13 टाइम्स, 13 से डिवाइड हुआ 1 टाइम्स। तो 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2⁻2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद 208 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये 208 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस साइड कर लिए, 2 से डिवाइड किया 104 टाइम्स, अगेन 2 से किया 52 टाइम्स, अगेन 2 से किया 26 टाइम्स, अगेन 2 से किया 13 टाइम्स, फिर आया 13। तो 2 की पावर 4 आ गई और मल्टीप्लाई हो गया 13 से। लास्ट में है 260 को हम अगेन प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2 से आएगा 130, 2 से आएगा अगेन 65, यहाँ से आएगा 5 से, ये आ जाएगा 13 टाइम्स और 13 का आ गया 1, यानी कि 2⁻2 इंटू 5 इंटू 13। अब हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर यानी कि 2 की पावर 2 ये आपका आ जाएगा, और तीनों जगह 13 भी प्रेजेंट है तो साथ में 13 भी आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 13 दैट इज हो गया 4 इंटू 13 यानी कि 52। तो 52 स्टूडेंट्स एक बस में अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि एक बस में 52 स्टूडेंट्स बिठाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक बस में 52 स्टूडेंट्स बैठे गए हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बसेस जब निकालनी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस निकालने के लिए आप टोटल स्टूडेंट्स को एक बस के स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप 52 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ बसेस मिल जाएंगी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 156 प्लस 208 प्लस 260। इसको जब हम 52 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ बसेस मिल जाएंगी, यानी कि ये आ जाएगा 624/52 दैट इज 18 बसेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस कितनी चाहिए आपको, 18 बसेस आपको मिनिमम चाहिए इन सारे बच्चों को, 156 प्लस 208 प्लस
260 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए बस में ले जाने के लिए कितनी बसेस रिक्वायर्ड होगी? 18 बसेस आपको रिक्वायर्ड होगी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देयर इज अ सर्कुलर पाथ। देखो सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो आपको पहले क्लिक कर जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। हालांकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड है, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हो सकता है ये नहीं समझ में आता हो कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, तो आपको थोड़ी चीजें याद कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाए। तो यहां से देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go on the same direction. For after how many minutes will they meet again in the starting point? तो देखो एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने के लिए, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा करने के लिए ये मान लीजिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स। और रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहा है कितना? 12 मिनट्स। रवि को लग रहा है कितना? 12 मिनट्स। तो यहां से देखो 18 मिनट्स अगर उसको एक राउंड में लग रहे हैं तो 2 राउंड में लगेगा 36 मिनट्स, 3 राउंड में लगेगा 54 मिनट्स। तो इस तरीके से तो यहाँ रवि जो है वो एक राउंड को 12 मिनट्स में कर रहा है, 2 राउंड को 24 मिनट्स में करेगा, 3 राउंड को 36 मिनट्स में करेगा। इस तरीके से आपके ये चलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू निकालनी है कि कब वो एक दूसरे, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम होंगे तो कब वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वो आएंगे 2 × 3⁻², इजी नंबर है। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 2 × 2 × 3, ये आपके 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। और एलसीएम जो आएगा इन दोनों का वो आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 यानी कि 36। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ से 36 आ गया, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो दोनों क्या होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। कितने राउंड लगाने के बाद? आफ्टर मेकिंग 2 राउंड्स। देखो 36 मिनट्स में सोनिया जो है वो 2 राउंड लगाएगा, 2 राउंड लगाएगी, और रवि जो है वो 3 राउंड लगा चुका होगा। ठीक है, तो ये भी आपका while in 36 minutes Ravi arrive at the same starting point after making 3 rounds। तो सोनिया जो है वो 2 राउंड लगा के उसी पॉइंट पर मिलेगी जितनी देर में रवि जो है वो कितने राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा? 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा। हैंस दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर marble tiles of largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. तो length of bathroom दे रखा है 10 feet और width of bathroom दे रखा है आपका 8 feet। ठीक है, अब यहाँ से 10 फीट का मतलब, फीट को हम पहले इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 × 12 कर लिया ताकि ये इंच में कन्वर्ट हो गया। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 1 फीट का 12 इंच कन्वर्जन से हमने इसको 120 इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। और ब्रेथ जो हो जाएगा वो 8 फीट दे रखा है, दैट मीन्स 96 इंचेस हो जाएगा। इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करके इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। तो एरिया ऑफ बाथरूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब 120 और 96 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ये निकाला गया है कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो 96 से हमने डिवाइड किया, ये आया 24। तो आप क्या इसको डिवीजन मेथड से ना निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये जो आएगा वो ये इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? आपके पास एचसीएफ आएगा यहाँ से 24। ये जब आपका 0 आने लगे तब आपका ये क्या आ जाता है? एचसीएफ आ जाता है। तो एचसीएफ आ गया आपके पास कितना? 24। अब एचसीएफ आप सबसे पहले निकाल लो, ये आ गया आपके पास में 24, दोनों नंबर्स का एचसीएफ आ गया। What would be the size in inches? अच्छा, इंचेस में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि इंचेस में ही आपसे आंसर पूछा गया है। इंचेस ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो टाइल कितनी रिक्वायर्ड होंगी? टाइल क्या साइज क्या हो जाएगा? टाइल का साइज हो जाएगा 24 इंचेस, और एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा, ये साइड हो गया टाइल का, तो यानी कि 24 आपका साइड हो गया, और एरिया हो जाएगा उसका 24 का स्क्वायर, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ से आ जाएगा 576 एरिया ऑफ टाइल। और जब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो टोटल एरिया ऑफ बाथरूम जो है उसको एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे,
एरिया ऑफ बाथरूम है आपका 120 इंटू 96, एरिया ऑफ टाइल है आपका 24 इंटू 24, 24 से कट करोगे तो ये कट हो जाएगा आपका 5 टाइम्स और ये कट हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 टाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी इस बाथरूम को अंदर लगाने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड जो हो गया वो आ गया आपके पास कितना, 20। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 445, 572 एंड 699 लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब HCF निकालना है। अगेन HCF का क्वेश्चन है, तो रिक्वायर्ड नंबर है इन ये जो नंबर्स है इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचना चाहिए 4, 5 और 6। तो यानी कि आपको किसका HCF निकालना है, HCF निकालना है 445 में से तो 4 माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वो 441। 572 में 5 का रिमाइंडर चाहिए डिवाइड करने के बाद, उसमें से 5 माइनस कर दो तो 567, और 6 का रिमाइंडर चाहिए आपको 699 में से तो 6 से डिवाइड कर दो। यानी कि हमें HCF निकालना है 441, 567 और 693 का। इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहला नंबर है आपका क्या, 441। 441 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2। 567 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया जो कि हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7। और ऐसे ही 693 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मिलेगा आपको 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। तो 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। यहां से हमें इन सबका HCF निकालना है। तो HCF आ जाएगा आपके पास इन तीनों का, देखो 3 की लीस्ट पावर, 3 जो है वो तीनों जगह प्रेजेंट है तो उसकी लीस्ट पावर हो गई 3 रेज़ टू द पावर 2। तो पहला नंबर आ गया 3 रेज़ टू द पावर 2। 7 भी तीनों जगह प्रेजेंट है तो 7 भी आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज हो जाएगा 63। सो HCF आ जाएगा आपके पास 63। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द 3 नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 इज व्हाट, इज 63। तो ये आपका वो नंबर हो जाएगा जो उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद 4, 5 और 6 इन तीनों को रिमाइंडर देगा। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा सा आपका अलग तरीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, LCM निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, LCM निकालना है, विच when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। तो लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, यानी कि हमें निकालना है LCM। LCM किस किस का, 520 और 468 का। तो सबसे पहले अगेन वही 520 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 520 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 260 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 130 टाइम्स, नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 65 टाइम्स, अगेन 5 से डिवाइड किया 13 टाइम्स, 13 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो ये आ गया आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 468। तो 468 के भी हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो 468 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 234, 2 से डिवाइड करने के बाद, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 117, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39, 3 से अगेन डिवाइड किया आया 13 और लास्ट में 13 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 13। ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया किसका, 468 का। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का LCM निकालना है। LCM निकालने का मतलब हमें लीस्ट पावर लेनी है इन नंबर्स की। तो लीस्ट पावर हो जाएगी जो भी आप लीस्ट नहीं, मैक्सिमम पावर लेनी है। दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, जो प्राइम नंबर प्रेजेंट थे। तो ये आ गया आपके पास में 4680। ये आ गया हमारे पास क्या, LCM। अब LCM आ गया, इस LCM में हमें क्या चाहिए, 17 का क्या चाहिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। इस नंबर को हमें किससे इंक्रीज करना है, 17 से इंक्रीज करना है। तो जब हमें इसको 17 से इंक्रीज करना है तो यानी कि x प्लस 17 जो है वो करने के बाद ये नंबर आ जाना चाहिए। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4680 माइनस 17, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4663।
तो ये वो नंबर है जिसको जब आप इसमें 17 इंक्रीज करोगे, 17 से इंक्रीज करोगे, तो जब इसमें आप 17 ऐड करोगे तो ये मिलेगा, और ये वो नंबर है जो इन दोनों नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये वाला नंबर, एक्चुअल में हमें ये नंबर चाहिए जिसको अगर हम 17 से इंक्रीज करें तो वो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो कोई भी नंबर जो है वो 0 से तब एंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो। यहां पर 6 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। वन पेयर, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके आपका वो जो डिजिट है वो आपका 0 से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये जो है ये किसी भी वैल्यू n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से एंड नहीं होगा। 6 की पावर n जो है 0 से एंड नहीं होगा। तो जो भी आपको नंबर दिया जाए, जरूरी नहीं है 6 की पावर n आएगा, 4 की पावर n भी आ सकता है, 3 की पावर n भी आ सकता है। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 2 और 5 प्रेजेंट है तो उसका एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर की बेसिक डेफिनेशन का ये क्वेश्चन है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है तो 13 इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 प्लस 1 आ जाएगा 78, और 78 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। जब मोर देन 2 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसके लिए भी सेम तरीके हम अपनाएंगे। 5 यहां से कॉमन आ गया तो यहां से आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 1, यहां से आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 1008 प्लस का 1 दैट इज 1009। इसका मतलब इसके ये भी क्या है, 2 एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी। इरैशनल नंबर्स को आपको प्रूव करना है, उसके लिए आपको पहले एक थ्योरम देखनी पड़ेगी। वो थ्योरम क्या है, तो देखो को प्राइम नंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे दो नंबर्स जिनका एलसीएम और एचसीएफ जिनका एचसीएफ जो है वो 1 आता हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो देखो जैसे 16 और 36, 16/36 है, तो यहाँ 16/36 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4/9 आ गया। अब 4/9 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो वो कहलाते हैं आपके क्या, को प्राइम नंबर। तो प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी में आपके एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, केवल 1 से डिवाइड होंगे। तो अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये एक थ्योरम है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, p अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p ऑल्सो डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके की आपकी ये एक थ्योरम है जिसको आपको यूज करना है कहां पर, प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी में। तो अगर 2 जो है वो 2 जो है वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा। अगर 7 जो है वो 35 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 7 जो है वो 35 को भी डिवाइड करेगा। ये फॉर श्योर होगा। अब देखो यहां पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इरैशनैलिटी का, √5 को इरैशनल प्रूव करना है। तो यहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं इरैशनल प्रूव करने का, वो होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि हम शुरुआत में किसी चीज को हम ट्रू मान लें, मतलब उसका अपोजिट मान लें, और बाद में हम किसी तरीके से हम ये प्रूव कर दें कि वो जो चीज हमने अज्यूम की थी वो गलत है। जब वो चीज गलत है तो जो शुरुआत में हमने चीज अज्यूम की थी वो रॉन्ग है, इसका मतलब जो उसका अपोजिट होगा वो ट्रू हो जाएगा। जैसे कि
यहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स के पास दो चॉइस है, या तो नंबर रैशनल होगा या नंबर इरैशनल होगा। तो यहाँ पर हमें √5 को क्या प्रूव करना है, इरैशनल है। तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि भैया ये तो इरैशनल नहीं है, हम तो ये मान लेते हैं कि ये तो रैशनल है। हमने पहले ही कह दिया कि ये रैशनल है। अब इसको रैशनल मानते हुए हम पूरा काम करेंगे और लास्ट में ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा, जब रैशनल मानेंगे तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जब p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब p और q क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम चलेंगे तो आपको आगे जाके ये मिल जाएगा कि p और q तो को प्राइम है ही नहीं, उनका तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। जब उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम नंबर है, वो तो गलत अज्यूम किया। वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि √5 जो इरैशनल होना था वो हमने रैशनल अज्यूम किया था, यानी कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। दैट मीन्स अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इरैशनल हो गया। तो हम इसको प्रूव करेंगे कौन से मेथड से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यहां से इसको प्रूव करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये आएगा या तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर में, और इसमें आपको ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे आपको ये एज इट इज लिख के आने हैं। अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका एक तरीका है, एक पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है। ये एक तरीके से एपिसोड नंबर 1 है। फर्स्ट एपिसोड क्या है कि √5 को आपको इरैशनल प्रूव करना है। इसमें आपके मेनली √2, √3, √5, √7 जो भी प्राइम नंबर्स है उनका रूट, प्राइम नंबर्स का जो रूट है वो इरैशनल नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसको प्रूव करने का यही तरीका है। यहां पर √5 की जगह कभी √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। इवन अगर आप चाहें तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका यही तरीका है इरैशनल प्रूव होने का। तो इसी तरीके से हम इसको सबको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का तरीका देख लो। देखो मैंने बोला आप पहले ही मना कर दो कि भैया इरैशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि √5 तो क्या है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने यूज कर लिया कि अज्यूम कर लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम को प्राइम नंबर्स a एंड b सच दैट √5 इज रिप्रेजेंटेड एज a अपॉन b। यहां से b क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड पर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से a आ जाएगा। अब देखो ये a का स्क्वायर आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब यहां से देखो a स्क्वायर के दो फैक्टर्स हो गए 5 और b स्क्वायर। तो यहां से देखो इफ वी डिवाइड 5 डिवाइड्स बाय 15 दैट मींस 5 इनटू सम इंटीजर दैट इज इक्वल टू 15। और इसका मतलब ये हो गया कि यहां से 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अभी जस्ट हमने एक थ्योरम देखी कि 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करना चाहिए, a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद में हम a को क्या अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं जो कि 5 का मल्टीपल है 5c। यहाँ 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें √5 को प्रूव करना था, इसलिए 5। अगर कोई और नंबर होगा जैसे √7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम a को अज्यूम क्या करेंगे, 7c अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर। तो यहां से इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, a की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5c सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से लेफ्ट साइड में 5b स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 5c स्क्वायर। तो यहां से अब देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। जब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। थर्ड इक्वेशन कह रहा है 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 5। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कह सकते हैं a और b का एक कॉमन फैक्टर है 5। जबकि हमने शुरुआत में क्या अज्यूम किया था कि a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। a और b को प्राइम नंबर है, ये तो हमने अज्यूम किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि a और b का तो एक कॉमन फैक्टर आ गया क्या, 5। अब इधर कह रहे हैं कि a और b को प्राइम है, नीचे कह रहे हैं a और b का एक कॉमन प्राइम फैक्टर है। ये कैसे, दोनों स्टेटमेंट कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब नीचे वाला सही है ऊपर वाला गलत है। जो हमने अज्यूम किया था वो चीज गलत हो गई। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम।
ये जो हमने अज्यूम किया था उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशंस था वो अजम्पशन गलत हो गया। कि क्या हमने अज्यूम किया था कि ए और बी को हमने को प्राइम अज्यूम किया था, इसका मतलब ए और बी को को प्राइम क्यों अज्यूम किया था, क्योंकि रूट 5 को हमने रैशनल अज्यूम किया था। तो इसका मतलब रूट 5 रैशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। तो our assumption that root 5 is a rational number is wrong and so that इसका मतलब ये हो गया कि root 5 is an irrational number। इसका मतलब क्या हो गया, root 5 is an irrational number। तो इस तरीके से आप, ये एपिसोड है आपका फर्स्ट एपिसोड जिसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है, रूट 5 को या कोई भी रूट के अंदर जो नंबर आता है उसको इस तरीके से, ये आपको पूरा स्टेटमेंट्स वगैरह सब लिख के आने, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट लिख के आना है, तब जाके आपका ये प्रूव होगा। अब इसमें दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका सम, सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर होगा। तो यहां पर देखो 3 इरैशनल है, 2 रूट 5 आपका 3 रैशनल नंबर है और 2 रूट 5 आपका इरैशनल नंबर है, इनका एडिशन किया जा रहा है। तो इनको हमें क्या करना है, इरैशनल प्रूव करना है। ये सेकंड एपिसोड है। सेकंड एपिसोड में अगर ये देखो ये 5 मार्क्स में आता है, क्योंकि आपके पास देखो सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का है और सेक्शन डी जो है वो 5 मार्क्स का है। अगर बाई चांस ये 5 में आता है तो पहले रूट 5 को अलग से, एपिसोड नंबर 1 को अलग से पहले प्रूव कर देना, क्योंकि यहां पर आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसका भी मेथड तो वही है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन यहां पर आप रूट 5 को डायरेक्टली आप बोलोगे कि रूट 5 तो एक इरैशनल नंबर है। तो यहां पर डायरेक्टली तब बोल पाएंगे जब हम इसके पहले वाला क्वेश्चन, जो हमने पहले पिछला क्वेश्चन देखा, उसको हम डायरेक्टली पहले प्रूव कर दें। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना रूट 5 वाला, इसको आप पहले प्रूव कर दो कि फर्स्ट वी विल प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। उसके बाद आगे बढ़ो कि अब हम प्रूव करेंगे कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरैशनल है। और इसका तरीका देख लो, अगर ये 3 में आता है तो डायरेक्ट कर देना, अगर 5 में आता है तो दोनों पार्ट्स कर देना, या अगर आपके पास टाइम बच रहा है और 3 में ही है तो भी आप क्या कर सकते हो, दोनों पार्ट्स भी कर सकते हो। तो चलो यहां पर हमने अज्यूम कर लिया वही सेम, ये इरैशनल प्रूव करना है तो इरैशनल नहीं माना हमने क्या मान लिया, इसको रैशनल मान लिया। जब हमने रैशनल मान लिया तो इसको हम दो नंबर्स, दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब भी आप इसको a/b की फॉर्म में लिखो तो ये जो भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उनको लेफ्ट साइड पर ले लो, यानी कि ये प्लस का 3 था तो इधर आके माइनस का 3 आ गया। यहां पर फ्रैक्शन जब भी नजर आएगा आपको एलसीएम लेना है, यानी कि a-3b/b हो गया, और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे यानी कि a-3b/2b आ जाएगा। तो रूट 5 जो आएगा वो आएगा a-3b/2b। अब देखो जब a और b, ये a और b हमने क्या अज्यूम किए थे, कोप्राइम इंटीजर्स अज्यूम किए थे। तो a और b इंटीजर है, इसका मतलब a-3b/2b भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, रेशियो ऑफ इंटीजर। रेशियो ऑफ इंटीजर आएगा दैट मींस व्हाट, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर राइट साइड पर रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पर भी क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 एक रैशनल नंबर हो गया। हमने रूट 5 को रैशनल अज्यूम नहीं किया था, हमने जो गिवन नंबर था ना उसको रैशनल अज्यूम किया था, लेकिन हमें यह पता है कि रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है। वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं एपिसोड 1 में, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया था कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहां पर क्या आ गया कि a-3b/2b एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये रेशियो ऑफ इंटीजर आएगा। क्यों आएगा रेशियो ऑफ इंटीजर, क्योंकि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। जब a और b कोप्राइम नंबर है इसका मतलब a-3b भी एक इंटीजर आएगा और 2b भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, यानी कि अगेन एक रेशियो ऑफ इंटीजर आ गया। जब रेशियो ऑफ इंटीजर आ गया इसका मतलब क्या आ गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। जबकि हमें पता है कि रूट 5, इसका मतलब तो क्या हो गया, रूट 5 रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हमें पता है कि रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है। इसका मतलब ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरैशनल। ये इस फैक्ट का क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमें तो पता है कि भाई रूट 5 जो है वो इरैशनल नंबर है, ये कह रहा है रूट 5 रैशनल नंबर है, मतलब जो हमने अज्यूम किया, ये वाला नंबर जो रैशनल अज्यूम किया था वो रैशनल ना होकर क्या हो गया, इरैशनल हो गया। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि 3 + 2 रूट 5 ये एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2 रूट 5 इज व्हाट, इज एन इरैशनल नंबर। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव द फॉलोइंग अगेन 7 रूट 5। ये रूट 5 बेस्ड मैंने क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि हमने आगे प्रूव कर दिया है कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हमने अज्यूम किया 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है।
तो 7√5 को क्या लिख सकते हैं, अगेन 7√5 को a/b की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से 7 नीचे आ जाएगा यानी कि a/7b। अगेन रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वो अगेन क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर हो जाएगा इसका मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट हो गया कि हमें तो पता है √5 इरैशनल है, इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि 7√5 रैशनल है, ये रॉन्ग हुआ, इसका मतलब 7√5 क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। तो सेम तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2। तो देखो सब ले लिया मैंने, प्लस भी ले लिया, डिवाइड भी ले लिया, मल्टीप्लाई भी ले लिया। मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चन में लिया, डिवाइड इस क्वेश्चन में ले लिया। यहाँ पर देखो 1/√2, अगेन 1/√2 को हम क्या ले लेते हैं, इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2/2। अब इसको हम रैशनल अज्यूम कर लेते हैं, रैशनल अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा a/b। अगेन ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2a/b। अगेन 2a/b आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इंटीजर्स हैं 2a और b, तो रेशियो ऑफ इंटीजर्स ये क्या होता है, रैशनल। जब रैशनल हो गया तो इसका मतलब √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, जबकि हमें पता है कि √2 क्या है। अब देखो यहाँ √2 मैंने प्रूव नहीं किया है, √2 आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो अगर आपका ये कम मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना करके आ जाओगे तो सफिशिएंट है। लेकिन ज्यादा मार्क्स का है, दैट मीन्स आपको √2 को भी पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, इरैशनल प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो है इरैशनल नंबर हुआ, इरैशनल नंबर हुआ, तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो 1/√2 है ये क्या आ गया, इरैशनल नंबर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 6 + √2 का, यहाँ पर भी आपका एडिशन हो गया 6 + √2। अगेन सेम तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, तो 6 + √2 को आपने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, इसको a/b की फॉर्म में लिख लिया, तो √2 आ जाएगा a-6b/b एलसीएम लेने के बाद। तो ये यानी कि ये जो अगेन है a-6b/b ये एक रैशनल नंबर हुआ। जब ये रैशनल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी रैशनल हुआ, जिसका लेकिन हमें पता है कि √2 तो क्या है, इरैशनल नंबर है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हमारा अजम्पशन जो था कि भाई 6 + √2 ये एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब 6 + √2 क्या हो जाना चाहिए, इरैशनल नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, √2 + √5। यहां पर दोनों ही नंबर्स जो हैं वो क्या है, रूट में है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो तरीका वही है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। तो √2 + √5 एक रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर हमने वही a और b को प्राइम नंबर्स ले लिए, तो √2 + √5 क्या हो गया, a/b। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पर स्क्वायर किया तो ये आएगा a + b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में a²/b²। 2 + 5 हो गया 7, ये 7 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2√10 इज इक्वल टू a²/b² माइनस का 7। और फिर इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वही पहले b² को एलसीएम में लेंगे तो a² - 7b² अपॉन में b², और ये 2 को भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √10 इज इक्वल टू a² - 7b² अपॉन 2b²। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये a और b क्या थे, कोप्राइम नंबर्स थे। इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो गया, रैशनल आना चाहिए। इसका मतलब √2 भी रैशनल आना चाहिए, जबकि हम जानते हैं क्या कि √2 एक रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए रैशनल होगा। देयरफॉर जो हमारा जो अजम्पशन था कि जो था वो रॉन्ग हुआ कि भाई हमने √2 + √5 को रैशनल नंबर माना था, वो एक गलत अजम्पशन था। दैट मीन्स √2 + √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स इट इज अ इरैशनल नंबर। तो ये क्या होना चाहिए, आपका इरैशनल नंबर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, तो ये एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है जो आपका मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड्स एग्जाम में। ये क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। ये हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो ये 3.5 जो ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, 7.272727 डॉट 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 लग रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, ये आपका टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो होते हैं जिनका डिजिट पॉइंट के बाद में क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इसको क्या लिखते हो आप, जैसे 3.5 है तो आप लिखोगे 3.5 को 35/10, और 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 5। तो 35 को लिखा हमने क्या, 35/2 × 5। ऐसे 47.1245 है, तो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, तो हम पॉइंट 1 के पीछे पॉइंट हटा के नीचे कितने जीरो लगा देते हैं, 4 जीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 2⁴ × 5⁴। उसी तरीके से जैसे 0.222 है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो यहाँ 1000 लिख दिया, नीचे 1 के पीछे 3 जीरो लगा दिया, और 3 जीरो को आप क्या लिखोगे, 2⁵ × 5⁵। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, ये हम देखने वाले हैं। तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे किया जाता है ये हमें टॉपिक देखना है। तो देखो 13/3125 है, इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब आपको ये बताना हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 3125 है, 3125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 की पावर 5 आएगा। जब 5 की पावर 5 आ गया, नीचे अगर डिनोमिनेटर में केवल 2, केवल 5 या दोनों 2 और 5 अगर प्रेजेंट है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो यहां से ये नीचे आपके डिनोमिनेटर में केवल 5 की पावर प्रेजेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, ये 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। जो भी इनमें से 2 की या 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी उतने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होता है। तो अभी तो यहां पर आपके लिखा हुआ है केवल ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, और ये यहां पर टर्मिनेट होगा कितने डिजिट के बाद, टर्मिनेट आफ्टर 5 डिजिट्स। ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 5 डिजिट्स के बाद। कैसे पता चला, ये जो 5 की पावर है, जो भी इन दोनों में से 2 और 5 में से जो भी मैक्सिमम पावर है वो उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है जैसे 17/8, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आएगा 2 की पावर 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी केवल 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये आफ्टर 3 डिजिट्स। आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद ये कितना क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर 3 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15/1600। अगेन 1600 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पहली चीज तो जब आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक कर रहे हो तो नंबर को कट जरूर कर लें। अगर कट नहीं किया तो आपका हो सकता है कुछ प्राइम फैक्टर ऐसा आ रहा हो जो कट हो जा रहा हो, तो आप क्या है आंसर गलत कर दोगे। तो जैसे यहाँ 1600 है, 1600 जो है वो 5 से कट हो जाएगा 320 टाइम्स, और ये वाला ऊपर वाला 15 जो है वो कट हो जाएगा 3 टाइम्स, और 320 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 ही है, यहाँ पर देखो 2 और 5 ही प्रेजेंट है। और कितने डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा, 6 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। 2 और 5 ही प्रेजेंट था इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 6 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगेन 77/2110, ये 7 से कट हो रहा है तो पहले इसको 7 से कट कर लिया। 11/30, यहाँ पर 11/30। अब 30 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर 3 और प्रेजेंट आ गया, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक प्रेजेंट है तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो ये क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो इसका मतलब ये क्या हो gया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 64/455, ये कट नहीं होगा। अगेन 455 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 से डिवाइड होगा 91 टाइम्स, 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स। तो यहाँ से आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13, ये 7 और 13 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और जब भी रैशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ में क्या आएगा, रिपीटिंग भी आएगा। उसके बाद में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। केवल 2 और 5 प्रेजेंट है इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग है और 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 13/2⁵ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका ऑलरेडी ये क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट भी करना है। अगर आपको इसको आगे करना है तो देखो, एक तो ये टर्मिनेटिंग था और 5 डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग था। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जब आपको पॉइंट डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड के इसकी वैल्यू में निकालनी हो तो क्या करें, जो भी इसमें एब्सेंट है, जितनी पावर कम पड़ रही है 2 और 5 में, जो पावर प्रेजेंट है वो नहीं, और जो एब्सेंट है, जैसे मान लिया 5 की पावर 5 है तो हमारे को कितनी पावर कम पड़ रही है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा पेयर बन जाए। तो ये बन जाएगा नीचे तो 10 की पावर 5, 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और ऊपर 2 की पावर 5 हो गया 32, 32 और 13 को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। और अब 5 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे,
पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 ये 4 1 6 तो आपकी 3 डिजिट हो गई, 2 डिजिट कम पड़ रही थी इसलिए 2 0 हमने लगा दिया और उसके बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.00416। इसको हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो 13/3125 क्या आ जाएगा, 0.00416 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे 17/8 था तो 17/8 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 नहीं है। 5 की पावर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 की पावर 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो नीचे देखो, नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, 10। तो ऊपर आ जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 और नीचे आ गया आपके पास में 10 की पावर 3। तो ये हो गया 125 और 17 को मल्टीप्लाई कर लो सेपरेटली, ये आएगा 2125 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 जब आप पॉइंट लगाओगे तो आएगा 2.125, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2.125। किसका आंसर, 17/8 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 2.125। नेक्स्ट है 15/1600, इसको हमने कट कर लिया था तो ये आया था 3/320। अब देखो 320 को हमने लिखा था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 6 है लेकिन 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की 5 पावर हमारे पास कम पड़ रही है क्योंकि हमें दोनों की पावर सेम करनी है। 2 और 5 दोनों की पावर सेम करनी है, इसलिए हम 5 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 6 हो जाएगी और न्यूमरेटर में 5 की पावर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की पावर 5 का मतलब होता है 3125, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे हो गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 9375 अपॉन नीचे हो गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब हमें 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 4 डिजिट्स तो ऑलरेडी हैं, 2 जीरो और लगा लेंगे तो 0.009375 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 15/1600 का, जो कि हो गया 0.009375। उसके बाद है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 की पावर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए की पावर कम पड़ रही है, यानी हमें केवल 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इस 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 115 अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 115 अपॉन 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि हमें 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 0.115। 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 0.115। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। 6/15 का मतलब हो गया 6/15, इसको कट करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब नीचे आपके पास 5 तो प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 का मतलब डिनोमिनेटर में हो गया 10, न्यूमरेटर में हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 4/10, 10 का मतलब हो गया एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0.4। तो 6/15 का मतलब हो गया कितना, 0.4। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी हमने क्या है, डिवाइड नहीं किया है, हमने केवल इसको डायरेक्ट मेथड से एक्सपांड किया है। नेक्स्ट है 35/50, इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 7/10। ये 7/10 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.7। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 0.7। आई होप आपको ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था अध्यात्मन एडुटेक की तरफ से, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो आपने रीड किए और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो ये आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।